हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस एंड आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज आपके लिए लेकर हम आए हैं मॉडल सेट, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपने इस मॉडल सेट को पढ़ लिया, समझ लिया, जान लिया, तो मैं आशा करता हूं कि आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें ये इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्या, मॉडल सेट हिस्ट्री का, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस इसको एक बार देख लेना है, समझ लेना है, रट्टा नहीं मारना है, समझ के पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा। तो आइए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं उसको थोड़ा सा स्टडी हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ देखिए दिया गया है मॉडल सेट, ये हमारा इतिहास है और सेट नंबर 1। बस 3-4 सेट पढ़ लेंगे। अभी भी एग्जाम के लिए बहुत ही समय आपके पास है, जरा सा ध्यान दे देंगे और क्वेश्चंस आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा। तो आइए देखते हैं और उसको समझ के हम लोग पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉडल सेट अपना, ठीक है। आने वाले एग्जाम के लिए सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप सब लोग को लाइक शेयर सब्सक्राइब सबको कर दिए, ताकि आप इस क्वेश्चन को पढ़ सके, समझ सके। जो नहीं पढ़ा है, कुछ महीने बाकी हैं, एक बार जरूर इसको देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। आइए देखते हैं हम लोग और पढ़ना शुरू करते हैं। ये इसमें हम क्या करते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपका आधुनिक इतिहास, ये तीनों को मिलाकर हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाया है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए समय को ना व्यर्थ करते हुए क्वेश्चंस को हम देखेंगे, समझेंगे, बनाएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आप सबके लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या। पहला क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। लौह युग, कांस्य युग, ए एवं ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। कहा जाता है कि तांबा प्लस टीन मिलाकर क्या बनता था, कांसा। और इसी कांसा से क्या होता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो क्या मारेंगे, कांस्य युगीन सभ्यता। क्या मारेंगे, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है चैंपियन। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कहता क्या है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा मतलब होता है हड़पना, यानी कि देखिए यहाँ ध्यान से, हड़पना। और हड़पना से यहाँ देखिए दिया गया है रावी, रावी से होता है रावण। मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ ट्रिक, कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर है, तो रावी नदी के तट पर है। और उसका ट्रिक क्या है, रावण ने सीता को हड़प लिया, है ना। तो जाहिर सी बात है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक बार इसको देखिए, समझिए, आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है, देखिए क्या है, लोथल जो है कहाँ स्थित है, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। तो जाहिर सी बात है लोथल जो है कहाँ स्थित हम लोग का है, तो आपको कहाँ पे है, तो गुजरात। क्या मारेंगे चैंपियन, क्या मारेंगे, तो गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्वेश्चन क्या है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने कराया। मोहन ने हाथ को जोड़ लिया, किसने कराया, रखलो दास, यानी क्या, राखल दास। अगर राखल दास इसमें ना मिलेगा तो ऑप्शंस क्या मार देंगे, आर.डी. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका कौन लिखा है, कौटिल्य, मेगास्थनीज, अल्बरूनू, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि इंडिका जो था एक लेख था, और इनका के लेख में मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कौन सा वंश, मौर्य वंश। तो कौन लिखा है, तो मेगास्थनीज। कौन लिखा है, मेगास्थनीज। क्या था, एक यात्री था, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आया नहीं था, उसको भेजा गया था, ये एक यात्री था। ये क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर दोनों के बीच युद्ध होता है। युद्ध में एक संधि होती है, और सेल्यूकस निकेटर का ये आपका मेगास्थनीज एक मतलब राजदूत था और एक यात्री भी था। तो सेल्यूकस निकेटर ने कहाँ भेज दिया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। जब ये आया तो जाहिर सी बात है इसने क्या लिखा, तो इंडिका लिखा। ठीक है चैंपियन। क्वेश्चन देखते हैं 6 का आता क्या है, चलिए।
गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना गया था? समुद्रगुप्त, भारत के नेपोलियन के नाम से किसको जाना गया था? तो समुद्रगुप्त। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसको एक बार देख लेना है, समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन कहता है प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त सेकेंड, अशोक और कनिष्क। तो कहा जाता है कि आपको उड़ीसा यानी कि आपको पड़ता है का कलिंगा में युद्ध हुआ था, और युद्ध के दौरान अशोक का क्या हुआ था? हृदय परिवर्तन। जब हृदय परिवर्तन हो गया तो अशोक ने क्या किया था? धर्म की शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, मनुस्मृति में विवाह कितने प्रकार के होते थे? तो मनुस्मृति में विवाह जो होते थे वो 8 प्रकार के होते थे। कितने होते थे? तो 8 विवाह के होते थे। 8 प्रकार के विवाह होते थे मनुस्मृति में। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि महाभारत का जो युद्ध था कितने दिनों तक चला था? ऑप्शन 15, 16, 17, 18। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता था? शांतनु, भीष्म, दुर्योधन, शकुनी। कहा जाता था कि शांतनु, ठीक है ना, शांतनु एक राजा थे और एक सत्यवती कन्या से विवाह करना चाहते थे। तो सत्यवती कन्या क्या थी? छोटी जाति की कन्या थी। जब उनके बेटे यानी भीम को ये पता चला कि मेरे पिता शादी करने वाले हैं, तो उन्होंने एक कसम खाया कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा। इसी प्रण को क्या कहते हैं? गंगा पुत्र के नाम से भी भीष्म को जाना जाता है। उसके बाद श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो क्या मानेंगे? जैन धर्म से। ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप सब इसको भी रिवाइज कर लेंगे तो इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ने मज़ा भी आ रहा होगा और आसान भी लग रहा होगा। बस इसको एक बार रिपीट कर लेंगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। कहता है चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुआ था? प्रथम, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जो आपका परिषद था, कौन उस समय के राजा थे, शासक कौन थे? तो क्या मानेंगे? कनिष्क। कौन थे? तो कनिष्क। अशोक ये आपके थे, कालाशोक भी थे, अजातशत्रु भी थे। तो जाहिर सी बात है, कहा जाता है कि चौथे नंबर पर जो राजा थे, जो बौद्ध संहति हुआ था, कौन थे? तो कनिष्क। एक बार देख लेंगे, आपके दिमाग में एकदम बातें बैठ जाएगी। कहता है दिन ए इलाही एक धर्म से संबंधित था। दिन ए इलाही एक धर्म था और यह किस राजा के शासनकाल में लाया गया था? तो क्या मारेंगे? अकबर। कहा जाता है कि मुगल वंश के राजाओं में अकबर का नाम बहुत ही सुनहरे अक्षरों से लिया जाता है कि मुगल वंश में बहुत ज़्यादा शासन करने में कौन था? तो अकबर ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 13 तक क्वेश्चन बना लिए, बस थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आराम से क्वेश्चन बन जाए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सबके लिए लाए हैं। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सब इसको भी रिवाइज कर लेंगे तो बहुत ही आप लोग के लिए आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जाता है कि जजिया कर किससे लिया जाता था? जजिया क्या था? एक टैक्स का नाम था। और यह टैक्स किससे लिया लेते थे? तो व्यापारियों से नहीं, बुद्धिजीवी से नहीं, सैनिक से नहीं, क्या मारेंगे? जिम्मियों से मुगल काल में लिया जाता था। 1 से 15 क्वेश्चन हो गए चैंपियन। 16 देखते हैं। किताब उर रहेला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? एक किताब है, उसका नाम है किताब उर रहेला, उसमें किसका यात्रा वृतांत मिलता है? अल-बरूनी का, अब्दुल रजा, इब्न बतूता। किसका मिलता है? तो इब्न बतूता का। ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तंबाकू जो था वो पुर्तगाल से आया था। कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था। जब तंबाकू पुर्तगाल से आया था तो अकबर का एक सैनिक समझ सकते हैं, सोने की चिलम में बोला कि लीजिए तंबाकू पीजिए। तो सबसे पहले कौन पिया था? तो अकबर। कौन पिया था? तो अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? क्वेश्चन एग्जाम बहुत आता है।
अल बरूनी जो था किसके साथ भारत आया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं, तैमूर, मोहम्मद गोरी, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम, क्या मारेंगे, मोहम्मद गजनवी। यानी जो था किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनी के साथ वो आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर बेलूर, चिदम्बरम, श्रीरंगम, हम्पी। हम्पी का एक जगह है, वहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर क्या है? तो आपके स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20, कहता है आयंगर व्यवस्था संबंधित था मुगल साम्राज्य से, विजयनगर से, बहमनी साम्राज्य से, दिल्ली सल्तनत से। तो आयंगर व्यवस्था किससे था? तो विजयनगर साम्राज्य से क्या था? संबंधित था। विजयनगर में सबसे इम्पोर्टेंट राजा कौन थे? तो कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय जो थे बहुत ही महान शासक के रूप में थे विजयनगर में। तो ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आ भी गया था, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेवराय। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको आप लोग भी वीआई कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, सुनिए देखते क्या है। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? रामानुज, गुरु नानक, रामानंद, शंकराचार्य। क्या मारेंगे? तो रामानंद के शिष्य कौन थे? तो कबीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? रामानंद, कबीर, चैतन्य, गुरु नानक। क्या मारेंगे हम लोग? तो जाहिर सी बात है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो रामानंद, रामानंद, कबीर, चैतन्य, गुरु नानक। देखिए यहाँ पे जाहिर सी बात है रामानंद को टिक लाइन थोड़ा सा इसको देख लेंगे बाद में ताकि आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, उसके बाद सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? निकोलो कोंटी। एग्जाम बहुत क्वेश्चन पूछता ही है। 25, बीजक जो था किसके उपदेश संग्रहित करता था? कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, रामानंद के। कबीर के। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो क्या मारेंगे? तो कबीर के संग्रहित हैं। नेक्स्ट, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो निजामुद्दीन औलिया किसे थे? तो चिश्ती। क्या मारेंगे? चिश्ती परंपरा से क्या थे? तो संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27, तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है? अल बरूनी, अब्दुल रजाक, फाहियान, मार्को पोलो। क्या मारेंगे? अल बरूनी। तहकीक ए हिंद। क्वेश्चन नंबर 28, मेगास्थनीज क्या था? अभी मैंने बताया था यात्री था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गया था। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच संघर्ष हुआ था। एक संधि के तहत मेगास्थनीज कहाँ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गया था और ये क्या था? तो यात्री था। नेक्स्ट 29, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, रिपन, कर्जन। किसको मारते हैं? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्नवालिस को ये जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था? तो भारत आने वाले सबसे पहले कौन था? पुर्तगाल। इसको थोड़ा सा PDEF, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में आता है। P से आपका होता है पुर्तगाल, D से आपका होता है डच, E से होता है इंग्लैंड और F से क्या होता है? तो फ्रांस। ये सभी भारत में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, आशा करता हूं कि आप लोगों को सब आसानी से क्वेश्चंस याद हो रहे होंगे। जरा से इसको मन से पढ़ लीजिए, इसको वन टाइप को आप वन लाइन ऑफ क्वेश्चन लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी? तो हमारे ये क्या हम लोग 1773 ईस्वी को कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1515, 1512, 1510, 1509। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में क्या किया? तो अधिकार किया था। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह कब हुए थे? संथाल विद्रोह कौन थे? तो इसके क्या थे? सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू ने क्या किया था? संथाल विद्रोह किया था। किसके विरुद्ध? अंग्रेज के विरुद्ध किए थे, अंग्रेजों के विरुद्ध। और कब किया था? तो 1855 में। कब किया था? 1855 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 34,
दामिन इकोह क्या है? दामिन इकोह एक क्या है, भूमि के अंतर्गत आता था, उसको लोग क्या कहते थे, दामिन इकोह। भूभाग मारेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी वीआई आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता क्या है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपको मालूम है 1857 का विद्रोह जो था बहुत ही बड़ा हुआ था, लेकिन भारत उसमें हार गया था। और कौन जीत गया था? तो अंग्रेज जीत गए थे। तो कहता है कि आपका लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये कहाँ की थी? रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? झांसी। झांसी कहाँ पड़ता है? मध्य आपका उत्तर प्रदेश। बेगम हजरत वीर कुंवर सिंह कहाँ के थे? तो आरा। आरा यानी बिहार। नाना साहब अवध। तो जाहिर से बारे में क्या मारेंगे हम लोग? बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? एग्जाम में बहुत पूछता है ये वाला क्वेश्चन, कौन था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बैटिंग, क्या मारेंगे? लॉर्ड कैनिंग। क्या मारेंगे? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 कहता है व्यक्तिगत सिद्धांत का संबंध किससे था? विक्टोरिया कर्जन से था? नहीं। मिंटो से था? ये भी नहीं। लिटन से टर्मिनस किस तक था? ये भी नहीं। क्या मानेंगे? लॉर्ड डलहौजी। व्यक्तिगत सिद्धांत का संस्थापक रूप में लॉर्ड डलहौजी को मानते हैं। और एक हड़प नीति था, और एक फिर क्या था आपका? फूट डालो और राज करो, ये भी नीति उन्होंने अपनाया था। नेक्स्ट, सैलो की इमारतें थी, क्या थी? तो सैलो की इमारतें 9 शास्त्रीय शैली थी, 9 गाथिक शैली थी, इंडो सार्सोनिक शैली थी, इनमें से कोई नहीं। तो सैलो की इमारतें हम लोग क्या मारते हैं? 9 गाथिक शैली मारते हैं। ये भी थोड़ा क्वेश्चन डाउट टाइप लग रहा है, तो नीचे इसका देख लेंगे क्या होगा। 38 नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया की शुरुआत कब किया गया था? तो 1910। जाहिर सी बात है हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन उससे पहले अंग्रेजों ने ही क्या बना दिया था? गेटवे ऑफ इंडिया बनाया था। नेक्स्ट 40, कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? स्वदेशी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। क्या मारेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था दांडी मार्च से शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने अपना पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? चंपारण में। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है, ये वीवीआई कर लेंगे। 41 चंपारण कैसे? तो आपको बताते हैं चंपारण कहाँ है, तो बिहार में है। चंपारण एक क्या है? तो जिला है, और ये जिला कहाँ पे है? बिहार में है। और ये कब हुआ था? 1917 को। और जाहिर सी बात है कौन बोला था? तो स्वामी सहजानंद स्वामी ने इसे कहने पर क्या हुआ था कि महात्मा गांधी को बिहार बुलाया था। और क्यों हुआ था? यहाँ पर क्या था? नील की खेती होती थी, और इसको बोलते थे क्या? 3 कठिया प्रणाली के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, असहयोग आंदोलन की आरंभ कब हुआ था? 1912 में। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस एक बार देख लीजिए। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया 1928 को, और जब आया तो गो बैक का नारा भारतीयों ने लगाना शुरू किया। गो बैक, इसका मतलब वापस जाओ। और इसी में अंग्रेज सिपाहियों ने क्या किया था कि लाला लाजपत राय के डंडों से वार किए, जो सर फटने चलते लाला लाजपत राय को मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 44, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता था? तो रॉलेट एक्ट। क्या हुआ? का रॉलेट एक्ट एक इंसान है, व्यक्ति है, जो इंग्लैंड से भारत में आया था। उसने एक मतलब कि कानून पास किया था कि संज्ञान मतलब कि सुराग के नाम पे, यानी कि संदेह के नाम पर उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता था, उसे क्या बोलते थे? रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? एग्जाम में बहुत पूछता है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, बंगाल विभाजन पूछता है। बंगाल विभाजन घोषणा कब हुई थी? 1905।
कहा जाता है कि बंगाल में आपके 4 राज्य थे। कौन कौन थे? बिहार, उसके बाद उसके बाद देख लेते हैं, बिहार हो गया आपका, उसके बाद थे आपका उड़ीसा, बिहार, उड़ीसा, और एक आपका था अभी अभी जो हुआ था झारखंड। तो ये बंगाल में ना 4 राज्य थे और इसके स्थापना विभाजन कब होना शुरू हुआ? तो 1905 को। कहा जाता है कि बिहार का स्थापना दिवस कब होता है? 1912, 1932, और ये कहा जाता है कि 2000 में झारखंड बना था। नेक्स्ट 47, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी रिवाइज कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करता हूं कि आप लोग को बहुत ही आसान लग रहा होगा, जरा से इसको आप अगर नोट कर लेंगे तो बहुत ही आपके लिए आसान होगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 49 को। नहीं, भारतीय जो संविधान था हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो ये तो आप सबको मालूम था, क्या माने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस को हम लोग बना लिए, जाहिर सी बात है आसान लग रहा होगा और आसान लगना भी चाहिए। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1855 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासी जो थे लोहा के बारे में भी लोग जानते नहीं थे। नेक्स्ट, रूस में भारत विद्या का जनक किसको मानते हैं हम लोग? लिवी देव। किसको मानते हैं हम लोग? तो लिवी देव। रूस में भारत विद्या जनक किसको मानते थे? तो लिवी देव को। नेक्स्ट, दांडी किस राज्य में है? बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, क्या मानेंगे? गुजरात। किस राज्य में है? तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? अभी मैंने बोला था कांस्य युग की सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। किसने बनाया था? तो अकबर ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो था 1498 ईस्वी को एक समुद्री जहाज से कालीकट बंदरगाह पहुंचा और वहां के राजा जुमेरियन ने उसका स्वागत किया और पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हो? तो उसने फारसी भाषा में बात किया, तो जुमेरियन बहुत खुश हुआ और बोला कि हम यहाँ पर आए हैं व्यापार करने के लिए, और वहाँ से व्यापार की शुरुआत होना शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि वास्को डी गामा 1 रुपये में वस्तु खरीदा और अपने पुर्तगाल जाकर उसे कितना में बेचा? तो 60 रुपये में। इतना लो क्वालिटी का सामान था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड कब हुआ था? 1973। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। चैंपियन। नेक्स्ट, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली। अभी क्वेश्चन देख लिए थे इसको। क्वेश्चन नेक्स्ट, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का वृत्तांत किस भाषा में किया था? तो फारसी भाषा में किया था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का वृत्तांत किस भाषा में किया था? तो फारसी भाषा में किया था। नेक्स्ट, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर। मुगल वंश का स्थापना किसने किया था? तो बाबर, और इसको ही प्रथम शासक मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, इनमें से कौन महिला सन थी? तो महिला सन मीरा भी थी, अंडाल भी थी, कराईकर भी थी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्या मानेंगे? तो डी मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे आशा करता हूं कि ये सब क्वेश्चन अगर आप लिख लेते हैं तो जाहिर सी बात है एग्जाम के लिए बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। लोग कहते थे इस पर गाय एवं सुअर की चर्बी लगी होती थी। गाय और सुअर की क्या जी? चर्बी लगी होती थी। नेक्स्ट 64, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तभी मैंने क्या बोला था, क्या मानेंगे? बिहार। अभी क्वेश्चन बताया था आपको। 65, कहा जाता है पुराणों की संख्या कितनी थी? तो 18। पुराण कितने थे? तो 18 कहा जाता है। 65 तक पहुंच गए। 66, लोथल किस नदी पर है? तो क्या मारेंगे? भोगवा। भोगवा से आप समझ सकते हैं भोग, सिंपल सा है। लोथल थल मतलब होता है भूमि। अरे भूमि, अरे भाई भोग कहाँ लगता है? भूमि पर, सिंपल सी बात है।
उसके बाद 67 श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर प्रकाश सबसे पहले विचार किसने किया था? तो ये सभी लोगों ने किया था, महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, ये सभी ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो डी मारेंगे। आपसे आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। जहाँ जाहिर सी बात है, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपको याद हो जाएगा। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किसने किया था? तो क्या मारेंगे? अकबर। अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य कौन था? तो भीमराव अंबेडकर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको एक बार देखिए, आसानी से क्वेश्चन क्या हो जाएगा तो बन जाएगा। 7 द्वीपों का नगर किसे कहते हैं? तो शिमला। शिमला क्या कहते हैं? तो 7 द्वीपों का नगर के रूप में जानते हैं, कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? तो निजामुद्दीन औलिया का संबंध किससे था? चिश्ती सिलसिले से क्या थे? चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। बंगाल का विभाजन घोषणा कब होती है? 1906 में। 1906 में बंगाल के विभाजन घोषणा होती है, 1906 में। नेक्स्ट, महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। मार्टिन बर्ड। मार्टिन बर्ड ने क्या किया था? महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था? मार्टिन बर्ड। ट्रिक किसके होते हैं याद करने के? बर्ड मतलब आपका होता है चिड़िया, और चिड़िया ने क्या बनाया था? बंदोबस्त करके घर को बनाया था। जाहिर सी बात है, बंदोबस्त जैसे ही वर्ड आएगा तो क्या मारेंगे? मार्टिन बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती थी? 1906। 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, एक बार देख लेते हैं। बंगाल की विभाजन घोषणा कब होती है? तो 1905। 1906 में क्या हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, 75, दामिन इको इलाही संबंध कब प्रारंभ हुआ था? तो अकबर ने जाहिर से बात ही किया था। दामिन इको कब किया था? तो 1582 में किया था। तो ऑप्शन नंबर डी के अनुसार हम लोग चलेंगे कि आसपास के करीब है, तो डी मारेंगे। नेक्स्ट, पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो क्या मारेंगे? पीर अली। पीर अली क्या थे? एक पुस्तक विक्रेता थे, और वहाँ पे क्या किया थे? 1857 का नेतृत्व अपनाए थे। नेक्स्ट 77, कहा जाता है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो कौन आया था? तो फाहियान। फाहियान क्या था? तो गुप्त काल में फाहियान जो था भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक का। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है ये, 78 क्वेश्चन, बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनी। देखिए अभी क्वेश्चन बताए थे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत की रचना जो थी किस भाषा में की गई थी? तो संस्कृत भाषा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, अब सब आसान क्वेश्चन है, जल्दी से हम लोग सब्जेक्टिव भी आएंगे, और सब्जेक्टिव पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रट्टा नहीं मारेंगे, क्वेश्चन को समझ के पढ़ लेंगे तो हम लोग को याद हो जाएंगे। फोर्ट विलियम्स किस शहर में है? तो कोलकाता। बहुत आसान क्वेश्चन है। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। क्वेश्चन रिपीटेशन कर दिया था, देख लेंगे इसको हम लोग। अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब किया था? 1582। नेक्स्ट, श्वेतांबर दिगंबर कौन से धर्म से थे? तो क्या मारेंगे? जैन धर्म। बहुत आसान क्वेश्चन है। गोपुरम, ये भी एग्जाम बहुत पूछता है, ये क्या है? गोपुरम क्या है? एक मंदिर है। गोपुरम क्या है? तो एक मंदिर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। बहुत आसान क्वेश्चन। धर्म की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था? तो अशोक ने किया था। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पे है? तो मोहनजोदड़ो में है। क्वेश्चन नंबर 89, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में हुआ था, और द्वितीय कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक चला, है ना। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट 90, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो क्या मारेंगे आपको? ये क्या मारेंगे? विजयनगर साम्राज्य से हम्पी। आइन ए अकबरी कौन लिखा है? अबू फजल। कौन लिखा है? अबू फजल। बहुत ही आसान क्वेश्चन से, जरा सा ध्यान देंगे तो बन जाएंगे। 92, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ है? आगरा, जमशेद। ये कहाँ मारेंगे? अजमेर। क्या मारेंगे हम लोग? तो अजमेर। ख्वाजा
मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ है? तो अजमेर। 93 द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो क्या मारेंगे? अशोक मेहता। क्या मारेंगे? अशोक मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का है उदाहरण? तो क्या मारेंगे? इंडो सार्वजनिक शैली। औरंगजेब ने अपने जीवन काल का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? तो दक्षिण भारत में बिताया था। नेक्स्ट 96 पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? लियाकत अली। कौन था? लियाकत अली। 97 महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को क्या हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। देखिए तुरंत हम लोग पहुँचेंगे, आपको क्या पूछेंगे सब्जेक्टिव में? दिल्ली चलो कौन बोला था? सुभाष चंद्र बोस। 99 पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया? तो 1510 ईस्वी में अधिकार कर लिया। और 10 असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। आशा करता हूं कि सब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। एक आध दो क्वेश्चंस कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन आप उसको देखकर अच्छी तरह से क्वेश्चंस को बना लेंगे ताकि एग्जाम के लिए आपको प्रॉब्लम ना हो। आइए देखते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो है थोड़ा सा बता देता हूं मैं आप सभी को। सब्जेक्टिव जो है वो आपको पहले पूछेगा 2 नंबर और उसके बाद क्या पूछेगा आपसे? 15 नंबर क्वेश्चन पूछेगा आपको, ठीक है ना। तो एक बार देखते हैं और क्वेश्चंस को बनाते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछता है एग्जामिनेशंस में। आइए देखते हैं। सॉरी 20, 15 नहीं 20 पूछता है 20 पूछता है। तो 15 गुणे 2 30 हो गया और ये 20 हो गया। कितने आपके हो गए? तो 50 आपके हो गए, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा हम लोग देख। पहले लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का होता है, 1 से 30 तक देगा। बोलेगा कि आप केवल कितना बना लीजिए? आप केवल 15 क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन हम सब किए हैं ताकि मॉडल सेट के अनुसार आप सब पढ़ लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, कहता क्या है? आइए देखते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग। कहता है इतिहास लेखन में अभिलेख का क्या महत्व है? अभिलेख का क्या महत्व है? आइए देखते हैं। अभिलेखों से तात्पर्य है पाषाण, धातु या मिट्टी के बर्तन पे खुदे हुए लेखा अभिलेख से तत्कालीन राजनीतिक खुदे हुए बर्तन होते थे, यानी कोई आपका बर्तन था उसमें कुछ लेख लिखा था। अब इसके लेखा अभिलेख से क्या तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं क्या धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेख द्वारा उसके धर्म, प्रचार प्रसार के उपाय, प्रशासन और फिर क्या मानवीय वस्तुएं आदि के विषय में सहज जानकारी प्राप्त करते थे। किसके माध्यम से? तो अभिलेखों के माध्यम से। इतिहास लेखन में अभिलेख की महत्ता इससे भी स्पष्ट हो जाती है कि मात्र अभिलेखों के ही आधार पर भंडारकर महोदय ने अशोक का इतिहास लिखने में सफल प्रयत्न किया था। तो अभिलेख क्या है? अभिलेख मतलब लेख, जिस पर क्या जी लेख लिखा जाता था उसे क्या कहते थे? तो अभिलेख। प्राचीन काल में अभिलेख के माध्यम से ही हम जान सकें कि अशोक का विचार क्या था, विमर्श क्या था, ये सब बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख भी सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या थे? कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण थे। कौन कौन कारण थे चैंपियन? विदेशी आक्रमण थे तब हुआ था, प्राकृतिक कारण यानी बाढ़ आ गया था, प्रशासनिक शिथिलता भी थी और आर्थिक कारण था। ये चारों कारण जो थे वो हड़प्पा सभ्यता को खत्म कर दिए। पतन मतलब नष्ट करना। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन के बारे में लिखे। थोड़ा सा क्वेश्चन से समझेंगे क्या था। हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन की सड़कें समकोण पर काटती थी। इस प्रकार से नगर योजना एक ग्रिड प्रारूप अर्थात जल पद्धति पर आधारित थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली भी अपनाया विशेष महत्व रखती है। इस दौरान में शहरों में नालियों का जाल बिछा हुआ था। भवन निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ये सभी क्या थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में थे। जाहिर सी बात है 2 घर हैं, एक इधर है और इधर 2 घर है और बीच में क्या है आपका? सड़क है और सड़क के बीच में क्या है? नालियाँ हैं। सड़क के बीच में नालियाँ हैं। आज भी ये लागू ऊपर से ढक्कन लगे हुए हैं। आज भी हम लोग घरों के आसपास ये हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या है? गुप्त काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालें। आइए देखते हैं ठाकुर प्रकाश क्या है।
गुप्त काल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास, साहित्यिक एवं कला के विकास के साथ साथ गुप्त युग में विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई थी। अब थोड़ा समझें ध्यान से। आर्यभट्ट इसी युग के व्यक्ति थे। कौन? आर्यभट्ट, जो एक गणितज्ञ थे, जिसने सर्वप्रथम यह प्रमाणित किया कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है तथा पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाने से चंद्र ग्रहण लगता है। जाहिर सी बात है। दशमलव पद्धति का भी उसी ने आविष्कार किया। किसने? आर्यभट्ट ने। गुप्त युगीन प्रमुख ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर था। उसने ज्योतिष, नक्षत्र विद्या, नक्षत्रों का मनुष्य पर प्रभाव से संबंधित कुछ बातें बताई। अनेक ग्रंथों की रचना की। गुप्त काल में औषधि विज्ञान की भी उन्नति हुई थी, क्योंकि औषधि जो होता था, बाणभट्ट जैसा वैद्य भी इसी युग से क्या जी जुड़ा हुआ था। इस युग में पशुओं की चिकित्सा संबंधित कुछ अनेक ग्रंथों की रचना हुई थी। तो जाहिर सी बात है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी यहाँ पर दिया गया है। आप इसको एक बार लिख लेंगे, समझ लेंगे, आपको याद हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप जो भी विद्यार्थी सबको क्वेश्चंस को स्टडी अच्छी तरह से कर लेगा, मन से कर लेगा, क्वेश्चंस बाहर आने की संभावना बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन कौन थे? सातवाहन। तो जिस प्रकार उत्तरी भारत में पहली ईस्वी में नए नए राज्यों का निर्माण हुआ, उसी प्रकार दक्कन एवं सुदूर दक्षिण में भी सातवाहनों का उदय हुआ। सातवाहनों का प्रमाण कहाँ मिलता है? पुराणों में भी मिलता है। उन्होंने कणु वंश को प्राप्त करके दक्षिण भारत में अपने शासन स्थापित किया था और इस वंश के प्रथम शासक कौन था? सीमुख। कर्ण वंश को समाप्त करके क्या किया था? दक्षिण भारत में क्या स्थापित किया था? सातवाहन वंश स्थापित किया था। इसके राजा कौन थे? तो सीमुख थे। नेक्स्ट, श्रीमद् भगवत गीता पर क्या जी संक्षिप्त लिखिए टिप्पणी। आइए देखते हैं क्या है। श्रीमद् भगवत गीता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी क्या है? श्रीमद् भगवत गीता एक महत्वपूर्ण क्या है? उपदेशात्मक अंश है। इस अंश में श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म और भक्ति का उपदेश देते हुए दिखाई देते हैं। मनुष्य को यह समझाते हैं कि मानव को लगन और मेहनत के साथ अपना काम करना चाहिए और फल की प्राप्ति की बात सोचना नहीं चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता अत्यंत लोकप्रिय क्या है? तो ग्रंथ है। जो इंसान जितना ही मेहनत करेगा उसको उतना ही फल मिलेगा। हम हो या आप हो या इस दुनिया का कोई भी इंसान हो, जो जितना ही मेहनत करेगा उसको उतना ही क्या मिलेगा? फल मिलेगा। 1 से 6 क्वेश्चन देख लिए। श्वेतांबर एवं दिगंबर कौन थे? एग्जाम में बहुत पूछता है ये। दिगंबर एवं श्वेतांबर का संबंध किससे था? तो जैन धर्म के। 2 विचारधारा से बट गए। 300 ईस्वी पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल आया। उसी समय भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ लेकर कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए और स्थूलभद्र मगध में ही रहे थे। समझेंगे ध्यान से। तो भद्रबाहु जब यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि बिखराव हो गया है, जैन धर्म 2 भागों में बट गया है। दिगंबर जो एक भद्रबाहु के शिष्य हुए थे। कौन? दिगंबर क्या मारेंगे? भद्रबाहु। ये आपको लिखेंगे क्या यहाँ पे? भद्रबाहु। और श्वेतांबर जाहिर से बात है यहाँ लिखे थे ना आपको स्थूलभद्र। स्थूलभद्र, ठीक है। अब उसके बाद यह नग्न रहने लगे और श्वेतांबर जो कि स्थूलभद्र के शिष्य हुए थे और श्वेत वस्त्र धारण करना शुरू कर दिए। यानी श्वेतांबर क्या जी? श्वेत वस्त्र धारण करने लगे और ये क्या जी? नग्न रहना शुरू कर दिए। ठीक है ना। तो बहुत आसान है, इसको बस लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट, आइन ए अकबरी से आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आइन अकबरी। आइए देखते हैं। आइन अकबरी अबू फजल के द्वारा लिखा गया एक फारसी ग्रंथ है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। यह मुगल वंश के अकबर कालीन खेतीहर समाज, कृषि व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था पर विशेष रूप से प्रकाश डालता है। आइन अकबरी के चौथे भाग में हिंदुस्तान की जातियों, ऋतु मतलब मौसम, फसलों और कुदरती सौंदर्य का जिक्र किया है। साथ ही राजनीतिक, साहित्यिक, धार्मिक जीवन एवं सूफी परंपरा, सूफी संतों के बारे में जानकारी भी इसी आपके आइन अकबरी में लिखा गया है और न्याय प्रणाली पर भी प्रकाश डाला गया है। 5वें एवं अंतिम भाग में अकबर के शुभ वचन और लेखन के भी आत्मीय कथा दी गई है। इन्हीं तथ्यों को क्या कहते थे? तो आइन ए अकबरी के विषय में ये बातें कहा जाता है। नेक्स्ट, अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली का मूल्यांकन करें। अकबर की भूमि बंदोबस्त
प्रणाली का क्या करें तो मूल्यांकन करें। देखते हैं क्या है। अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली कौन थे तो राजा टोडरमल की सहायता से राज्य की समस्त भूमि की नाप करवाई गई। भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज के स्थान पर इलाही गज का व्यवहार किया गया था। इस गज में मूंज की रस्सी के स्थान पर लोहे के डल्लों से जुड़े बांस का व्यवहार किया गया, जिसे माप में प्राथमिकता आई। उपज के आधार पर जमीन का वर्गीकरण किया गया और वार्षिक लगान तय कर दिया गया। ये एग्जाम में आता है कि अकबर के भूमि बंदोबस्त प्रणाली क्या करें तो मूल्यांकन करें। आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चंस अगर आप देख रहे हो आप क्वेश्चन पे लिख लो, आंसर जो इच्छा आप लिखो, लेकिन आप इसी से संबंधित क्वेश्चंस लिखेंगे ताकि आपको आंसर्स मिलेंगे। जो जरूरी नहीं कि यही आप लिखोगे, जो आपकी इच्छा लिखोगे। नेक्स्ट, इतिवृत्त क्या है? इतिवृत्त मुगल बादशाहों ने अपने शासनकाल का इतिहास लिखवाने की परिपाटी आरंभ किया। इस प्रकार की ऐतिहासिक रचनाओं में शासक ने अपने शासनकाल में महत्वपूर्ण घटनाओं, अपनी नीतियों तथा आदर्शों को लिपिबद्ध करवाया। इतिहास लेखन का कार्य दरबारी इतिहासकारों को दिया गया। इन लेखकों ने शासकों का शासन में सहायता पहुंचाने के लिए उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों से जानकारी क्या जी प्राप्त की थी। और आधुनिक इतिहासकार ऐसे इतिहास ग्रंथों को क्रॉनिकल या इतिवृत्त कहा जाता है। जाहिर सी बात है कि मुगल वंश में जो दरबारी कवि थे, उसके जो राजा थे उसके बारे में लिखते थे और उन्हीं घटनाओं को क्या कहते थे तो इतिवृत्त कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त कर दिया? आइए देखते हैं। मुगल वंश में अकबर के शासनकाल नए राजनीतिक चिंतन, प्रशासनिक संगठन और सांस्कृतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। सही बात है भाई, अकबर एक महान राजा था। मुगल को भारत में सुदृढ़ करने के लिए अकबर ने धार्मिक असहिष्णुता की जगह धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और इसी कारण गैर मुसलमान पर लगने वाला जजिया कर, धार्मिक कर को समाप्त कर दिया। और ये कहा जाता है कि जजिया कर किससे लिए जाते थे? जिम्मियों से जजिया कर लिया जाता था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की विशेषताओं का उल्लेख करें। क्वेश्चन छोटा सा है, देख लें क्या है। विजयनगर साम्राज्य की अपनी खूबसूरती एवं भव्य इमारतें, महलों, किलों एवं सिंचाई से संबंधित कार्यों के लिए जाना जाता था। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। बहुत पूछता एग्जाम में। और भव्यता क्या था? परमार था। हम्पी जो था विजयनगर साम्राज्य की क्या थी तो राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 सूफीवाद। ये क्वेश्चन एग्जाम बहुत पूछता है। सूफीवाद 19वीं शताब्दी मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथ में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वह है तसऊफा। कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द सूफ से निकला है, जिसका अर्थ होता है ऊन। यह उस खुरदरे ऊनी कपड़ों की ओर इशारा करता है जिसे सूफी पहनते हैं। अन्य विद्वान का शब्द इससे उत्पत्ति सफ़ा से मानते हैं। मतलब कुछ बातें यहाँ पर होती है। इसका अर्थ यह है साफ। यह भी संभव है कि यह शब्द सफ़ा से निकला हो जाने के कारण पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था जहाँ निकट और नाइयों को मंडी धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठी होती थी। ये भी बात कहा जाता था। तो सूफीवाद मतलब क्या समझ सकते हैं? सूफी यानी अंग्रेजी शब्द तसफ़ुका आपका विद्वान के अनुसार था और ऊन यानी सफ़ेद ऊन के बारे में बात भी कहा जा रहा है। अकबर अलबरूनी कौन था उसके बारे में बताइए। आइए देखते हैं अलबरूनी कौन था, उसके बारे में हम लोग चलेंगे। अभी अलबरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में ख्वारिज़्म के पास नामक स्थान पर हुआ था। 4 दिसंबर 973 ईस्वी को हुआ था। ख्वारिज़्म शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र माना जाता था। अलबरूनी ने अपनी शिक्षा प्राप्त की और एक विद्वान के रूप में प्रसिद्ध प्राप्ति की। वह कई भाषाओं को जानता था, जिसमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत आदि भी थी। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आक्रमण के समय ही अलबरूनी भारत आया था। एग्जाम पूछता है किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनवी, है ना, गजनी। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, देखेंगे इसको। अलबरूनी ने भारत पर अरबी भाषा में लगभग 20 पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन इस सब में किताब उल हिंद ये पूछता है
किताब उल हिंद अथवा तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद कौन लिखा था? तो अल-बिरूनी, बेजोड़ ग्रंथ है। 70 वर्ष की आयु में सितंबर माह में 1948 में लगभग उसकी क्या जी मृत्यु हो जाती है। तो एग्जाम पूछता है तहकीक ए हिंद कौन लिखा है? अल-बिरूनी। कौन लिखा है? अल-बिरूनी। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट ये पूछता है झूम खेती के बारे में आप क्या जानते हैं? जंगल कुछ हिस्सों को जलाकर कृषि योग्य भूमि बनाकर उसी पर कृषि किया जाता था, खेती किया जाता था। फिर कुछ वर्षों के बाद उस भूमि को छोड़कर दूसरे स्थान पर कृषि योग्य भूमि को बनाया जाता था। इस प्रकार कृषि की पद्धति को झूम स्थानांतरण कृषि कहा जाता था। यानी एक प्रकार एक जगह जैसे मान लीजिए मिट्टी है सपोज दैट, और यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं, तो इसको हटाकर इसको उपजाऊ बनाया, फिर इसको छोड़कर फिर अलग से बनाना शुरू किया, है ना। इसे क्या बोलते हैं? झूम की खेती कहते हैं। इस पर किसी एशिया और अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता था। 1 से 15 क्वेश्चंस हो गए। आप जाहिर से बात इसको देख लेंगे, लिख लेंगे तो आपको एकदम याद हो जाएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन देखने के बाद आप खुद अंदाजा मिलाइए क्वेश्चंस कहाँ करता है। चलिए 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण क्या थे? आइए 1857 कहाँ हुआ था? मेरठ छावनी में सैनिकों को प्रयोग करने के लिए कारतूस दिए गए थे, ठीक है, जिन्हें प्रयोग करने से पहले दांतों से खींचना पड़ता था। अफवाह यह थी कि इस पर गाय एवं सूअर की चर्बी लगी हुई थी। अपना धर्म भ्रष्ट होने से भय से हिंदू और मुसलमान सैनिकों ने इनका प्रयोग करने से क्या जी इनकार कर दिया और विद्रोह का उतारू हो गए। इसे वो क्या बोलते हैं? तत्काल कारण क्या था? यहाँ लिख सकते हैं क्या? चर्बी वाला कारतूस, चर्बी वाला कारतूस, ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है वीर कुंवर सिंह के बारे में कुछ बताइए भाई। वीर कुंवर सिंह कौन था? वीर कुंवर सिंह आरा जगदीशपुर बिहार के एक स्थानीय क्या थे? जमींदार थे। वह बड़े जमींदार होने के कारण लोगों में क्या राजा के नाम से विख्यात थे। वीर कुंवर सिंह की उम्र बहुत अधिक थी। उन्होंने आजमगढ़ तथा बनारस में अंग्रेजी फौज को क्या किया? हरा दिया, जिससे अंग्रेज बहुत ही घबरा गए, बेचैन हो गए, करे तो करे क्या करें। उन्होंने छापामार युद्ध पद्धति से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। उन्होंने ब्रिटिश सेनापति मार्कर को भी मार दिया था। पराजित कर गंगा पर अपने प्रमुख किले जगदीशपुर पहुंचने में सफलता प्राप्त हुई और कहा जाता है इनकी मृत्यु 1858 में हो गई थी। किसकी? तो वीर कुंवर सिंह की, ठीक है। 1 से लेकर 17 क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आप इसको एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, नोट कर लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कहता है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने भारत में नगरीकरण को कैसे बढ़ावा दिया। पहले क्वेश्चन को समझ लेंगे, कैसे बढ़ावा दिया था भाई। तो मध्य 18वीं शताब्दी में ही नगरों के स्वरूप में महत्वपूर्ण बदलाव आया था। नए व्यापारिक केंद्रों की स्थापना के कारण पुराने व्यापारिक नगर जैसे सूरत, मछलीपट्टनम तथा ढाका अपना महत्व खो बैठे थे। अब उनका स्थान नए नगरों ने ले लिया। 1757 में प्लासी युद्ध पूछता एग्जाम में के बाद जैसे जैसे अंग्रेज व्यापार एवं शक्ति का विस्तार हुआ, मद्रास, चेन्नई, कोलकाता और बम्बई, मुंबई जैसे औपनिवेशिक नगरों का महत्वपूर्ण बढ़ गया। ये आगे बढ़ते गया। ये नगर प्रशासनिक केंद्र एवं आर्थिक राजधानी क्या जी बन गए। रोजगार और व्यवसाय की तलाश में बड़ी संख्या में लोग इन नगरों में रहने लगे। भव्य भवनों और नगर विन्यास ने इन नगरों की भव्यता और भी क्या कर दी? बढ़ा दी। जनसंख्या के दृष्टिकोण से 1800 तक मद्रास, कलकत्ता और बम्बई भारत के सबसे विशाल नगर बन गए। आज भी मद्रास, कलकत्ता और बम्बई भारत के क्या जी विशाल नगर है, यानी वहाँ बहुत अधिक नगर थे। वहाँ पे अधिक फैक्ट्रियाँ होने के कारण बहुत सारे लोग भी चले गए हैं। तो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार बढ़िया से बना लेंगे, देख लेंगे तो आपको बहुत ही शानदार लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन। अभी हम डिस्कस किए थे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन का गठन सन 1927 में ब्रिटिश सरकार ने किया था। यह भारतीय संवैधानिक आयोग था। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन था।
कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इसमें कुछ 7 सदस्य थे, परंतु किसी भी भारतीय को इसमें रखा नहीं गया था। अब साइमन का उद्देश्य था कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा करना एवं आवश्यकता अनुसार सुझाव देना था। अंग्रेजों की प्रजातीय भी आपका विभेद की नीति से भारतीय क्या थे, उद्वेलित हो गए थे। अतः कांग्रेस ने कमीशन के बहिष्कार का निर्णय कर दिया। लेकिन नहीं, हम ये नहीं मानेंगे और इसका हम क्या करेंगे, तो बहिष्कार करेंगे। ठीक है। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप क्वेश्चंस को देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे। आइए देखते हैं। चंपारण आंदोलन 2 प्रकार के थे। देखिए, बिहार यूरोपियों ने यहाँ कि किसानों से नील खेती करवाते थे और उनके ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार करते थे। उन्हें अपने उत्पादन का उचित मूल्य भी नहीं देते थे। महात्मा गांधी अफ्रीका के अपने आंदोलन कुछ अनुभव को चंपारण में भी दोहराना चाहते थे, इसलिए वहाँ के किसानों को सहायता करने का आश्वासन दिया था। तो ये चंपारण 2 कहानी इस प्रकार थे, आप लिख सकते हो आसानी से। नेक्स्ट, माउंटबेटन प्लान क्या है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। माउंटबेटन प्लान समझे ध्यान से। देखिए बाबू, आपके जितने क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं ना, मॉडल सेट क्वेश्चंस है, ये अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिए, लिख लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ही शानदार होगा। आइए, माउंटबेटन प्लान की भारत विभाजन संबंधित कुछ योजनाएं इस प्रकार से थी। क्या क्या थी योजना, आइए देखते हैं। भारत का विभाजन भारतीय संघ और पाकिस्तान में होना था, पहली बात। नंबर बी, इनकी सीमा निर्धारित करने से पूर्व पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश और उसके सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह निश्चित करना था कि वह भारत में रहेगा अथवा पाकिस्तान में रहेगा। तीसरा, सिंध विधानसभा को आत्मनिर्णय का अधिकार दे दिया गया। चौथा, पंजाब और बंगाल में हिंदू मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधायकों को प्रांत का विभाजन करने का अथवा उन्हें नहीं करने का अधिकार दिया गया था। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना प्लान क्या था, यही प्लान आपके 4 हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो काम आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा गठन कैसे हुआ, बहुत पूछता है। इसका गठन कैबिनेट मिशन द्वारा 1946 योजना के तहत हुआ था। इसके लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार कर दिया, ना इसमें हम शामिल नहीं रहेंगे, और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल देना शुरू कर दिया। इसकी पहली बैठक केवल 271 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। तो ये आपका गठन कब हुआ था, आपके सामने देख लीजिए, है ना बाबू। नेक्स्ट 23, पुरातत्व से क्या समझते हैं। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई होती है। अतीत माने बीते हुए लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्ति किया जाता है। किसी भी जाति की सभ्यता के इतिहास को जानने के लिए पुरातत्व एक महत्वपूर्ण है और विश्वसनीय है स्रोत है, और संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान पुरातत्व पर ही क्या था, आधारित था। इसलिए इसे क्या कहते हैं, तो पुरातत्व के नाम से जानते हैं। आप इसको देखिए, लिखिए, बहुत ही शानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल निकासी पूछ दिया। जल निकासी आप इसको देख सकते हैं, जल निकासी क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता के नगर में जल निकासी भी विशेष प्रणाली थी, विकसित थी। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं थे, स्नानागार होते थे। भवनों के कमरे में रसोई घर, स्नानागार होते थे, शौचालय था। सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली की नाली में आता था। गली की नाली को मुख्य सड़क से क्या दोनों ओर से बने थे, उसमें क्या जी जोड़ दिया जाता था, और पक्की नालियों से जोड़ दिया जाता था। मुख्य सड़क के दोनों ओर बड़ी नालियों को पत्थरों अथवा शिलाओं द्वारा बंद ढक दिया जाता था। नालियों की सफाई एवं कूड़ा करकट को निकालने के लिए बीच बीच में नए मुख यानी होल, मेन होल भी बनाए गए थे। और यही क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन कीजिए। 1 से 24 तक बता दिए हम आपको, जाहिर से बात है आपको सिर्फ 15 ही बनाना है, लेकिन क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, कौन क्वेश्चंस आ जाएगा क्या पता। आप इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे तो आसान लगेगा। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो ने विशाल स्नानागार के बारे में बताइए, पूछता है एग्जाम में से। आइए देखते हैं क्या है। मोहनजोदड़ो में बना सार्वजनिक स्नानागार अथवा अपना विशेष महत्व रखता है। यह सिंधु सभ्यता के लोगों की कला का अद्वितीय नमूना है।
ऐसा नमूना है कि यह स्नानागार तालाब धार्मिक अवसरों पर आम जनता के नहाने के प्रयोग में लाया जाता था। यह तालाब इतना मजबूत बना हुआ था कि हजारों वर्षों के बाद ही वहाँ वैसे का वैसे बना हुआ था। इसकी दीवारें काफ़ी चौड़ी बनी हुई थी, जो पक्की ईंटों एवं विशेष प्रकार की सीमेंट से क्या जी बना हुआ था, ताकि पानी अपने आप बाहर न निकले। तालाब यानी स्नानागार में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी। पानी निकालने के लिए नालियों का भी प्रबंध किया गया था। और यही क्या था, तो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26। अन्नागार फिर पूछ दिया, जहाँ पे लोग अन्न रखते हैं। आइए, अन्नागार मोहनजोदड़ो में ही 45.72 मीटर लंबा एवं 22.86 मीटर चौड़ा एक अन्नागार मिला था। हड़प्पा के दुर्ग में भी 12 धान्य कोठार खोजे गए थे। 2 कतारों में 6-6 की संख्या में थे। ये धान्य कोठरों ईंटों के चबूतरों पर थे एवं प्रत्येक के आकार पर 15.23 गुणे 6.9 मीटर भी थे। अन्नागार में हवा जाने की व्यवस्था थी। अन्नागार का सुदृढ़ आकार प्रकार हवा आने जाने की व्यवस्था था। इसमें अन्न भरने की व्यवस्था भी निसंदेह उच्च कोटि की थी। तो कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में क्या था। अन्नागार मतलब कहाँ पे, जहाँ पे अनाज रखे जाते थे उसे क्या कहते थे, तो अन्नागार के नाम से उसको जानते थे। नेक्स्ट 27। मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेखों के स्रोत को नाम लिखिए। अभिलेख क्या क्या थे, चलिए। मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेख का स्रोत इस प्रकार है। पहला, शाहबाजगढ़ी का अभिलेख, गिरनार जूनागढ़ का अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, दिल्ली टोपरा के अभिलेख। ये 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है। आप इसको अगर स्टडी नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। नेक्स्ट 28। चलिए हम लोग पहुँच चुके हैं। आइए, मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। आइए करते हैं वर्णन हम लोग। मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य कला। राजप्रसाद पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद वास्तुकला का बेजोड़ उदाहरण था। फहियान के अनुसार यह प्रसाद मानवकृति न होकर देवों द्वारा निर्मित था। स्तूप बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें आ जाते हैं। 84,000 क्या जी स्तूप बनवाए थे। यह अतिशयोक्ति शक्ति हो सकती थी, मगर वेनसॉग ने 80 स्तूपों को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। सांची का स्तूप मौर्य वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। लोक कला मौर्ययुगीन लोक कला का सर्वोत्तम उदाहरण विशाल यक्षिणी की प्रतिमाएं हैं। इसे मथुरा जिले के परखम ग्राम से प्राप्त यक्ष मूर्ति, मणिभद्र एवं पटना के दीदारगंज से प्राप्त चवरधारणी की यक्ष प्रतिमा महत्वपूर्ण है। और श्रेणियों मौर्य काल में व्यवसाय एवं शिल्प श्रेणियों की क्या थे, तो संगठित थे। क्वेश्चन कहता है मौर्यकालीन कला का एवं स्थापत्य कला का एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर आपके सामने है। आप सबसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चंस को क्या करेंगे, लिखेंगे। लिखने से ना आपके प्रैक्टिस होंगे। नेक्स्ट 29। कहा जाता है 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम बताइए। ठीक है, आइए देखते हैं। 2 गुप्तकालीन मंदिर का नाम इस प्रकार है। एरण का विष्णु मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। भूबरा का शिव मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। हो गया आंसर। नेक्स्ट 20। चलिए 30 तक पहुँच गए हम लोग। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। आइए देखते हैं। प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था से ही था। वर्ण व्यवस्था की ऋग्वेद काल में ही पड़ चुकी थी, परंतु यह स्थापित उत्तर वैदिक काल में हुई थी। समाज में 4 वर्ण इस प्रकार है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण लोग अपने आप को यजमानों के लिए तथा अपने लिए धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ करते थे। वे कृषि कार्यों से जुड़े पाने का त्यौहार में भी यजमानों का प्रतिनिधित्व करते थे। युद्ध में राजा की जाति के लिए देव आराधना करते थे। उनके बदले में राजा से अभय दान प्राप्त करते थे। तो ये काम था वर्ण व्यवस्था। तो आप इसको लिख सकते हैं, तारीफ से बात है। चलिए 1 से 30 क्वेश्चन हो गए। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। जरा से इसको फोकस कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आपका मॉडल सेट है। अगर आप इसको लिखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।
आइए देखते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या क्या बातें होती है। चलिए पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा महावीर की जीवनी का उपदेश का वर्णन कीजिए। दो क्वेश्चन से जो भी आपके इंपॉर्टेंट है आप लिख सकते हैं। मैं आपको जब एग्जाम होगा उसके बारे में फिर दिखाऊंगा, देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता जिसे इंद्र सभ्यता भी कहा जाता था, प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी जो लगभग 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में विकसित हुई थी। इसके प्रमुख विशेषताएं अब पहला देखते हैं, नगर नियोजन। थोड़ा सा ये बड़ा है और ये आपके एग्जाम में आता है 5 नंबर का। जाहिर से बात है, अगर इसको एक बार देख लेंगे समझ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों का बहुत अच्छा नियोजन था। यहाँ की सड़कें सीधी और क्या थी, चौड़ी थी और एक ग्रिड पैटर्न में क्या थी, तो व्यवस्थित थी। ये था आपका नगर नियोजन। नेक्स्ट, संपूर्ण जल प्रबंधन। क्या था कि हड़प्पा सभ्यता में उत्कृष्ट जल प्रबंधन था जिसमें नालियाँ थी, बोरवेल थे और स्नानागार शामिल थे। यह दर्शाता है कि जल की व्यवस्था और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया था। ये आधुनिक वास्तुकला, हड़प्पा के घर ईंटों से बने थे जो कि एक समान आकार के होते थे। घरों में आमतौर पर 1 या 2 मंजिलें होती थी और उनमें क्या जी, आंगन भी होते थे। तो आधुनिक वास्तुकला हो गया। व्यापार एवं उद्योग, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार का बड़ा नेटवर्क था जिसमें मिट्टी के बर्तन थे, गहरे वस्त्र और ताम्र धातु के सामान, एक उत्पादक और व्यापार इत्यादि शामिल होते थे। उसके बाद है लिपि। हड़प्पा सभ्यता की एक अद्वितीय लिपि थी जिसमें आज का तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता था। कृषि भी यहाँ पे था, धार्मिक विश्वास भी था, सांस्कृतिक कला भी था। इस सब क्वेश्चंस को ना घर पर लिख कर और आप इसे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद महावीर अथवा महावीर, चलिए देखते हैं महावीर की जीवनी से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए, महावीर जिन्हें वर्धमान भी कहा जाता था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। जैन धर्म के 24वें क्या थे, तीर्थकर थे। इनका जन्म कब हुआ था, 599 ईसा पूर्व में वर्धमान बिहार राज्य के कुंडन ग्राम अब कुशीनगर में हुआ था। उनकी जीवनी और उपदेशों के मुख्य पहलू निम्नलिखित है। क्या क्या थे, आइए देखते हैं। जीवनी नंबर 1, परिवार और प्रारंभिक जीवन। महावीर का जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। बचपन से ही महावीर ने ध्यान और साधना की ओर रुचि दिखाई थी। नंबर 2, संन्यास। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया और 12 वर्षों तक क्या किया, कठोर परिश्रम किया और साधना की। इस दौरान उन्होंने आत्मा की वास्तविकता और मोक्ष की भी खोज कर दी। नंबर 3, ज्ञान की प्राप्ति। तप और साधना के बाद महावीर को केवली ज्ञान की प्राप्ति हुई, अर्थात वे पूर्व ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। इसके बाद उन्होंने अपना उपदेश देना शुरू कर दिया। ये महावीर चल रहे जीवनी हम लोग। उपदेश शिक्षाएं क्या क्या थी, आइए देखते हैं। महावीर ने अपने अनुयायियों को जैन धर्म की मूल शिक्षाएं दी थी जो अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह पर आधारित थी। मोक्ष की प्राप्ति। महावीर ने 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में अब बिहार में अपने शरीर का त्याग दे दिया और मोक्ष प्राप्ति कर ली, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। अहिंसा। महावीर ने अहिंसा को सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना। उन्होंने कहा किसी भी जीवन को हानि पहुंचाना अत्यंत गंभीर पाप होता था। अहिंसा। सत्य बोलना और सत्य के मार्ग पर चलना महत्वपूर्ण मार्ग है। जीवन के हर क्षेत्र में नैतिकता का आधार माना जाता है। तो ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अपरिग्रह देखते हैं क्या है। महावीर ने भौतिक वस्तुओं से संग्रह से दूर रहने के लिए संतोषी जीवन जीने का उपदेश दिया था। उन्होंने कहा कि अपरिग्रह से मन की शांति क्या होती है, भंग होती है। अनित्यता। महावीर ने जीवन की अनित्यता को समझाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में सब कुछ अस्थायी, इसलिए आत्मा की मुक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और लास्ट है समता। सभी जीवों में समानता का भाव रखना चाहिए। महावीर ने सभी प्राणियों के प्रति करुणा और सहानुभूति का संदेश दिया था। तो ये क्या था, तो महावीर के क्या था, जीवनी था, जो एग्जाम में बहुत ही पूछता है एग्जामिनेशन क्वेश्चन। ठीक है, आप जब टेस्ट हो जाएगा तो मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्वेश्चंस ये बताया गया है। नेक्स्ट, अकबर की धार्मिक नीति या विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। धार्मिक नीति, आइए देखते हैं क्या था।
क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आप इसको एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। 2-4 क्वेश्चन हैं। अकबर की धार्मिक नीति के बारे में कुछ खास बातें, क्या क्या बातें थी आइए देखते हैं। अकबर की धार्मिक नीति का मकसद था सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ शांति और सदा सुमेल भाव रहे। अकबर को सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण था, वो किसी भी धर्म को दूसरे पर हावी होने नहीं देता था। अकबर ने सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी। इसका मतलब यह है सार्वभौमिक शांति या सभी के भीतर शांति, ये था अकबर की नीति। अकबर ने दीन ए इलाही नाम का एक नया धर्म भी शुरू किया था। किसने? अकबर ने। कितना शानदार क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। फिर उसके बाद इनमें सभी धर्मों की इच्छा अच्छी बातों को शामिल किया गया था। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए, जैसे उन्होंने जजिया कर को ख़त्म कर दिया। जजिया कर गैर मुसलमानों से लगाया जाने वाला एक कर था। कर मतलब होता है टैक्स था। अकबर ने हिंदुओं पर किए गए अन्याय को दूर करने के लिए किया था। उन्होंने हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया। हिंदुओं पर लगाए जाने वाले करों को समाप्त कर दिया। हिंदू परिवारों के साथ साथ गठबंधन बनाए। अकबर ने राजपूतों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। अकबर ने इबादत खाना बनवाया जिसमें प्रार्थना कक्ष भी कहा जाता था। तो अकबर की जो धार्मिक नीति था, यहाँ पे आपके बारे में बात हो रही है। सिर्फ धर्म के बारे में अकबर बात कर रहे हैं यहाँ पे। जाहिर सी बात है, बहुत ही आसान क्वेश्चन लगेगा। नेक्स्ट, अथवा आइए देखते हैं विजयनगर के बारे में क्या क्या बातें होती है। चलिए, विजयनगर साम्राज्य में कला एवं वास्तुकला का विकास हुआ था। यहाँ के मंदिरों में विशाल गोपुरम, जटिल मूर्तियाँ और व्यापक परिसर थे। विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों में एकात्मक कला का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है ना। विरूपाक्ष मंदिर का 160 फुट ऊंचा गोपुरम द्रविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। विजयनगर साम्राज्य में साहित्य, नाट्य और प्रतिभा के क्षेत्र में विकास हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं के समय में संस्कृत साहित्य में कई अहम किताबें भी लिखी गई थी। विजयनगर साम्राज्य में हिंदू धर्म और संस्कृति को बढ़ावा दिया गया। विजयनगर साम्राज्य में सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रणाली भी थी। इस साम्राज्य में राजा, नागरिक, सैन्य और न्यायिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी भी था। विजयनगर साम्राज्य में व्यापार में भी फल फूल रहा था, आगे बढ़ रहा था। विजयनगर साम्राज्य तांबा, पारा, मखमल, चीनी, रेशम, मूंगा, मोती, घोड़े और हाथी ये सभी था आयात करता था। विजयनगर साम्राज्य में प्रांतीय सरकार को नयनकार प्रणाली भी कहते थे या नयनकार प्रणाली भी थी। तो जाहिर सी बात है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट इसको हम लोग कह सकते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर इसको एक बार देख लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, तो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन के परिणामों का वर्णन करेंगे। भक्ति आंदोलन क्या होता है, चलिए। या 1857 के विद्रोह के कारण, ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में। भक्ति आंदोलन ने जाति व्यवस्था को जड़ से खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। भक्ति संतों ने समाज में सामाजिक समानता लाने के लिए मिलकर काम किया। हिंदू धर्म में नए संप्रदाय और उप संप्रदायों का उदय हुआ। इसमें विविध और बहुलवादी धार्मिक संस्कृति का विकास हुआ। भक्ति आंदोलन के कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संबंध क्या हो गए, बेहतर हो गए। भक्ति आंदोलन दलित और निम्न वर्ग लोगों को भी एक साथ रखा, है ना। हिंदू धर्म को उदारवादी बनाया गया। राष्ट्रीय एकीकरण को बल दिया गया। महिलाओं की स्थिति में सुधार आया। क्षेत्रीय भाषा की उन्नति हुई। हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली इत्यादि भाषाओं में भक्तिपरक रचनाएं हुई। ठीक है ना। भारतीय साहित्य का शोध किया गया। भक्ति आंदोलन निश्चित रूप से कहा जाता है कि बहुत ही आगे बढ़ावा दिया था। उसके बाद अथवा 1857 की क्रांति के तत्कालिक कार्य क्या थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी वीआई कर लीजिएगा। 1857 विद्रोह, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह कहा गया है। कई महत्वपूर्ण कारक थे। कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक थे। यहाँ प्रमुख कारणों का विवरण दिया गया है, देखिए क्या क्या। आइए, राजनीतिक कारण, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया, जिसके कारण कई राजाओं और सामंतों को अपने अधिकार खोने का डर था। पहला, दिवालिया नीति, कई रियासतों को दीवानी की नीति के तहत समाप्त कर दिया गया, जिससे भारतीय शासकों में भी असंतोष बढ़ गया। पहला कारण था ये। आर्थिक,
उच्च कर और शोषण, व्यापार और उद्यान काज, बेरोजगार और गरीबी बढ़ गई। किसानों पर भारी टैक्स लगाकर बोझ दिया गया, भू राजस्व का अतिरिक्त संग्रह कर उन्हें कर्ज पर लाद दिया गया, जाल में फंसा दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय हस्तशिल्प और उद्योग को समाप्त कर दिया, जिससे वे लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। दूसरी बात है सामाजिक कारण। ब्रिटिश साम्राज्य प्रशासन द्वारा भारतीय संस्कृति, रीति रिवाजों और धर्मों का अपमान किया, जिससे लोग गुस्सा हो गए। समाज सुधार में विरोध, जैसे कि सती प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ किए गए सुधारों में धार्मिक संगठनों और परंपरावादी को क्या जी नाराज किया था, कौन, अंग्रेजों ने। धार्मिक कारण, धर्म भेदभाव, ब्रिटिश प्रशासन ने हिंदू मुसलमान को बीच भेदभाव किया, जिसमें धार्मिक एकता में दरारें आई। कारतूस विवाद, एनफील्ड राइफल में कारतूसों में गाय एवं सुअर की क्या जी चर्बी का उपयोग करने से अफवाह फैल गई और वे लोग सोचे कि ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है, तो सैनिकों में नाराजगी पैदा हो गई। सैनिक कारण, सेना में शामिल नए नियमों में सिपाहियों को अपमानित किया और उनके मन में विद्रोह की भावना को आगे बढ़ा दिया। इन्हीं कारणों के संयोजन से 1857 के विद्रोह को जन्म दिया, जो पूरे भारत में फैल गया। और यह विद्रोह भारतीय जनता की असंतोष और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया थी। तो 4 क्वेश्चन हो गए चैंपियन। 5वां देखते हैं, अंग्रेजों ने भारत क्यों छोड़ा, कारण बताइए। और ये तो बहुत पूछता है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान की रचनाओं में डॉक्टर BR अम्बेडकर की भूमिकाओं का मूल्यांकन करें। चाहिए, अंग्रेजों ने भारत को कई वजहों से छोड़ दिया, इसमें से कुछ मुख्य कारण ये रहे। भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा दिया था। यह आंदोलन भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करने के लिए था। इस आंदोलन के कई कारण थे, दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश की हार और जापानी सैनिकों का भारत में सीमाओं पर तरफ बढ़ना, भारतीयों के प्रति ब्रिटिश का नस्लीय भेदभाव कृष्ण मिशन के खिलाफ विरुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में होना शुरू हुआ था। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक और सैन्य स्थिति कमजोर हो गई। भारतीयों का बढ़ता आक्रोश, अंग्रेजों के खिलाफ भारत में आक्रोश बढ़ रहा था। बाकी देशों का दबाव, बाकी देश भी ब्रिटेन पर क्या भारत को आज़ाद करने के लिए दबाव बना रहे थे कि किस तरह से इसको आज़ाद कर लिया जाए। भारतीयों का समर्थन, कई अंग्रेज को भारतीयों से सहानुभूति की थी। अंग्रेज और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों हिंदुओं में बंटवारे के लिए तैयार हो गए थे। यही कारण आपके थे। और यहाँ अथवा जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है क्वेश्चन, ये भीमराव अंबेडकर के क्वेश्चन। आप इसको एक बार देखिए। चलिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर काम किया। उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। उन्होंने संविधान सभा में चर्चा का नेतृत्व किया था। उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जुड़े हुए अनुच्छेदों पर बहस में अपना नजरिया रखा था। उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकारों को भी शामिल करवाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया था, जो भारत के संविधान के मूल को रेखांकित करता है। उन्होंने संविधान की संप्रदाय की जिम्मेवारी भी उठाई थी। उन्होंने कानून और प्रशासन में समानता को भी आगे बढ़ाया था। उन्होंने संवैधानिक नैतिकता के विचार को आगे बढ़ाया। अम्बेडकर के बारे में कुछ बातें इस प्रकार भी कहा जाता है कि समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे। वे कश्मीर के मामले 370 का विरोध करते थे कि ऐसा न कीजिए। उन्होंने बौद्ध धर्म पर एक किताब बुद्ध और उनका धर्म लिखी थी। ये बातें थी बाबा भीमराव अम्बेडकर की। पतन कारण क्या थे, पतन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 8 क्वेश्चन आते हैं और 8 क्वेश्चन में आपको केवल 4 क्वेश्चन ही लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना चैंपियन। देखते हैं क्या है पतन। देख लीजिए यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था, लगभग 2600 ईसा पूर्व में 1900 पूर्व तक ये फ्लोरिस्ट हुई थी। इसके पतन प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन क्या था?
पुरातात्विक साक्ष्यों के पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के समय क्षेत्र में जलवायु में बदलाव आया, जिससे सूखों का सामना करना पड़ा। यह कृषि उत्पादिक और नमी और खाद का संकट ये कारण बन गया। भूस्खलन के बाद नदियों का प्रवाह बदलना, सिंधु घाटी और सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का प्रवाह बढ़ने से बाढ़ बढ़ गया और भूस्खलन के कारण घटनाएं बढ़ गई, इससे कृषि भूमि और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंच गया। उसके बाद नंबर 3 आर्थिक कारण, व्यापार नेटवर्क का टूटना। हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक ताना बाना व्यापक व्यापार पर निर्भर था। और सामाजिक और राजनीतिक कारण, आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और ये विदेशी आक्रमण था, अन्य कारण भी था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट थे। उसके बाद नंबर 6 भगवान बुद्ध के उपदेशों का वर्णन करें। देखिए उपदेश यहाँ पर दिए भगवान बुद्ध के, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7 क्वेश्चंस नियर अबाउट 6 क्वेश्चंस हो गए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको लिख सकते हैं, बहुत आसान है। अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली, ये क्वेश्चन था आपका इंपॉर्टेंट, अभी क्वेश्चन था आपको हम बताए थे, इसको कर लीजिए स्क्रीनशॉट। और नंबर 8 कृष्णदेवराय की उपलब्धियों के बारे में बताइए। क्वेश्चंस क्या करना है, सबको लिख लेना है, लिखने के बाद उसको क्या करना है, स्टडी करना है। और एग्ज़ाम की तैयारी मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो बहुत ही शानदार होगा। चलिए यहाँ कर लीजिए। सैन्य विजय हुआ था, उसके बाद कला और साहित्य हुआ था, मंदिर निर्माण हुआ था, सिंचाई टैंक और जलाशय हुआ था, प्रशासन हुआ था, भक्ति आंदोलन, ये सभी आप देख सकते हैं। भक्ति आंदोलन प्रभाव लिख सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं। सांस्कृतिक साहित्य का विकास, गुरु शिष्य की परंपरा, धार्मिक नियोजन, और ये यहाँ लगभग 8 तक क्वेश्चंस हो गए थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको लिखिए, समझिए, जानिए और इसको अच्छे से पढ़िए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।